दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर अनअकैडमी, जैसे आप जानते हैं अनअकैडमी का हमारा जो एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है, दिसंबर का मंथ चल रहा है, आगामी दिनों में इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे दोस्तों। हमारे कॉम्बो ऑफर के या हमारे प्लस ऑफर थोड़ा प्राइस हाइक होगा दोस्तों। 2000 का प्लस में, कॉम्बो का 3000 बढ़ जाएगा। कब से सर? 23 दिसंबर के बाद दोस्तों। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस या आइकॉनिक या कॉम्बो ऑफर हमारे, तो जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। पहले लास्ट डेट 16 तारीख थी, पब्लिक डिमांड थी, बढ़ा तो इसको 23 तारीख कर दिया गया दोस्तों। अभी आप कॉम्बो ऑफर जो लेंगे दोस्तों, ना केवल 1 साल के लिए होगा बल्कि वो 1 साल प्लस 3 महीने के लिए, यानी कि टोटल 15 मंथ का कॉम्बो ऑफर मिल रहा है दोस्तों आपको इस समय। 15 महीने का जीएस आप ऑप्शन ले रहे हैं या जीएस ले रहे हैं या फिर आप कॉम्बो ले रहे हैं, 15 महीने तक चलेगा, 12 महीने की वैलिडिटी या 12 महीने की फीस देने के बाद। तो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें से कंपनी एमसीक्यू सीरीज भी है सर। एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है दोस्तों डेली अपनी यहाँ पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे आप जानते हैं, लाइव मेंटोरिंग, स्टडी प्लानर एज वेल एज ओपन हाउस विद एजुकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं हमारे प्लस कोर्सेज में दोस्तों। फीस है नियरली 45,000 के आसपास फॉर 1 ईयर, और आइकॉनिक की फीस दोस्तों 68,000 फॉर 1 ईयर। हालांकि 1 ईयर नहीं है सर, ये 12 मंथ प्लस 3 मंथ यानी 15 मंथ का ऑफर दोस्तों। 15 मंथ की फीस है 45 एंड 68 रिस्पेक्टिवली दोस्तों। ऑप्शन करना चाहें, फीस है लगभग 25,000 दोस्तों। ऑप्शनल की फीस केवल ऑप्शन करना चाहें। कॉम्बो ऑफर अच्छा ऑफर है आपके लिए, ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर से 2 साल और 3 साल के नए बैच शुरू हो रहे हैं। बैच स्टार्ट होते रहते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर। चलिए प्रारंभ करेंगे आपके साथ आज का सेशन अपना। चलिए ओके दोस्तों, बात करते हैं थार डेजर्ट की। थार, हमारा थार विस्तार कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो थार का हो रहा है एक्सपेंशन, थार का हो रहा है विस्तार। ये आई है रिपोर्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा। बात करते हैं थार के विस्तार का, क्या है असर, क्या है प्रभाव और क्या होगा इसका लंबे समय पर भारत के खासकर नॉर्थ इंडिया पर असर क्या पड़ने वाला है दोस्तों। चर्चा करते हैं आइए आपके साथ इस बारे में। थार की बात करें दोस्तों, तो थार में न्यूज़ क्या, न्यूज़ जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पर थार डेजर्ट एक्सपेंडिंग कर रहा है बहुत तेज़ी से सर, बहुत तेज़ी से लैंड डिग्रेड कर रही है, भूक्षरण हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये एक स्टडी में सामने आया है। ठीक है सर, आइए पढ़ते हैं आपके साथ। तो अलॉन्ग विद द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, जी हाँ धीमे धीमे तो काम हो ही रहा है यहाँ पर। अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वो तो हो ही रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ माइटी थार डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट जो है हमारा सर, वो एक्सपेंड कर रहा है लगातार पूर्व की तरफ। जी हाँ, अगर हम बात करें मैप की यहाँ पर दोस्तों, तो आप जानते हैं मैप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैप देख रहे हैं हम लोग छोटा सा यहाँ पर, वो है आपका ये थार डेजर्ट का मैप। यहाँ से ये डेजर्ट दोस्तों मालूम कौन सा डेजर्ट है? ये है आपका कोल्ड डेजर्ट ना। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे, कोल्ड डेजर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ थार डेजर्ट की दोस्तों, जो कि यहाँ फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है दोस्तों थार डेजर्ट। इसका विस्तार हो रहा है किस तरफ? ईस्टर्न साइड। जो अरावली माउंटेन्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले कहा था, माननीय कोर्ट ने कहा था कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो पर्वत है, ये गायब हो रहे हैं। कोई ने उठा के ले जा रहा है, जैसे हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठा के ले गए थे। ठीक है, संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाए थे। ऐसे ही ये जो अरावली हैं, इनमें जो बूटियां लगी हैं उनके लिए इनको उठा के ले जाया जा रहा है। पूरे पूरे पर्वत गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, ये अलग बात है। ऐसा हो क्यों रहा है? तो यहाँ पर कारण ढूंढने का प्रयास किया गया। माइग्रेशन ऑफ पीपल, जी हाँ दोस्तों, लगातार विस्तार हो रहा है। इसका बड़ा कारण है लोगों का प्रवास होना। वर्षा का वितरण बदलना दोस्तों, वर्षा रेनफॉल अलग प्रकार का होता है, रेनफॉल कम हो रहा है ईस्टर्न साइड में। स्प्रेड ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों का विस्तार। हवा चल रही है, रेत का टीला यहाँ बना था, आगे जाके बना दिया, तो सैंड ड्यून्स बढ़ रहे हैं दोस्तों। और अनसाइंटिफिक प्लांटेशन, जी हाँ अवैज्ञानिक तरीके से पौधारोपण वृक्षारोपण जो किया जा रहा है, ये कारण बताए गए स्टडी में। और भी कारण है, क्लाइमेट चेंज भी है सर, और भी कई कारण है। हमारी इनलीगल माइनिंग भी है, वो नहीं लिखा उन्होंने, लगता लिखना चाहिए था इनको। तो इनलीगल माइनिंग भी है सर कहीं ना कहीं, क्लाइमेट चेंज भी है, चूंकि स्टडी से बाहर थोड़ा चलें आपको लेकर। तो अगर मुझसे पूछा जाए सर क्या क्या कारण है, तो रीज़न क्या है थार के विस्तार के, तो पहला कारण सर बहुत सीधी बात है, इनलीगल माइनिंग। इसको तो आप बिल्कुल लिखिए आराम से, अवैध खनन। जी हाँ, अवैध खनन एक बड़ा कारण है। अरावली पूरा तोड़ दिया हम लोगों ने, अरावली तोड़ दिया तो क्या हुआ? जो अरावली एक ग्रीन बैरियर था अपने आप में, अरावली पर्वतमाला एक बैरियर थी रेगिस्तान के बढ़ने से रोकने के लिए, है ना। तो अब अरावली ख़त्म तो क्या हो गया? विस्तार हो गया, इनलीगल माइनिंग है सर। क्लाइमेट चेंज, जितना क्लाइमेट चेंज होगा पानी एरेटिक होता जाएगा, पानी की निश्चितता खत्म होती जाएगी, ड्रॉट बढ़ेगा सर। इसके अलावा बोल सकते हैं बाकी कारण हैं सर यहाँ पर।
सैंड ड्यून्स बोल सकते हैं, लगातार हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, रेत के टीले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा कारण है कहीं ना कहीं जो अर्बन हीट आइलैंड बन गए दोस्तों। हीट समझते होंगे, हीट आइलैंड समझते हैं लोग हम लोग इस बात को। हीट आइलैंड, हीट आइलैंड जो बन गए हैं दोस्तों, ये जो शहर में द्वीप बन गए, गरम गरम द्वीप बन गए ये अपने आप में, ड्यू टू क्लाइमेट, ड्यू टू ये जो इमिशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये जो हीट आइलैंड दोस्तों जो है ना अपने आप में, ये यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जिससे बवंडर या चक्रवाती तूफान, या मुझे कहना चाहिए रेतीले तूफान पैदा हो रहे हैं। तो रेतीले तूफानों से रेत धूला बढ़ रही है, और कई लोग मानते हैं कि ये इसके पीछे बड़ा कारण है कि दिल्ली में पीएम पार्टिकल, या दिल्ली एनसीआर में जो पीएम पार्टिकल हैं, ये साइंटिफिक स्टडी में सामने आ चुका है कि दिल्ली एनसीआर में धूला दिखती है, वो उनके जो धूल कण हैं, ये वही कण हैं जो थार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यानी कि दिल्ली के हवा में, दिल्ली के जो एटमॉस्फेयर है, इसमें डस्ट पार्टिकल कहाँ के आ रहे हैं? थार से आ रहे हैं। यानी वहाँ से चलने वाले विक्षोभ, वहाँ से चलने वाले डिस्टर्बेंस दिल्ली तक पहुँच रहे, दिल्ली की हवा प्रदूषित होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हीट आइलैंड बन गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा और क्या रीज़न है सर? यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन करना। जी हाँ, ज़मीन खराब कर रहे हैं, अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लगातार दोस्त, माफ़ कीजिएगा, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम लोग वनों को काट रहे हैं, वन खत्म कर रहे हैं, इंफ्रा तैयार कर रहे हैं, हम लोग जो जंगल थे, वेटलैंड थे, आर्द्रभूमियाँ थी, खत्म कर दी हमने उनको वहाँ पर, और वहाँ पर लैंड डिग्रेड करते जा रहे हैं, भूमि का क्षरण करते जा रहे हैं। ठीक है सर, ये बड़ा कारण है अपने आप में। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन के साथ साथ लैंड यूज़ पैटर्न में चेंज। जी हाँ, भूमि के प्रयोग के प्रतिरूप में चेंज हो रहा है सर, लैंड यूज़ चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी एक बड़ा कारण है। जो नेचुरल हैबिटेट थे ख़त्म हो रहे हैं, और वहाँ हम लोग अर्बनाइजेशन, घर बना लिया हम लोगों ने, या कुछ और काम कर रहे हैं, लैंड यूज़ हम लोगों ने चेंज कर दिया है सर यहाँ पर। ठीक है, हो पाएगी बात हमारी दोस्तों, यहाँ पर रीज़न क्लियर हो रहे हैं सभी लोगों को, यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ आ रहे हैं कारण क्या है अरावली, या माफ़ कीजिएगा थार रेगिस्तान के विस्तार के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं आपके साथ। विस्तार तो हो गया, इससे खतरा क्या है सर? रिस्क क्या है? इकोलॉजी खतरा है सर, बायोडाइवर्सिटी खतरा है, जैव विविधता खतरा हो गया सर, इससे इकोलॉजी खतरा हो गया, यहाँ की जो वाटर सिस्टम है वो ख़त्म हो गया सर, यहाँ का सूखा, ड्रॉट पड़ सकता है, आपदाएं आ सकती हैं, मल्टी प्रकार की सर आपदाएं बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डस्ट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं हवा में आपके यहाँ पर, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कई कारणों को देखते हैं दोस्तों, इस कारण समस्याएं बन रही हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान ने स्टडी किया दोस्तों कि ये सैंड स्टॉर्म जो हैं, ये डेजर्ट के जो धूल के जो तूफान, चक्रवाती तूफान होते हैं धूल के, जे कहाँ पहुँच गए दोस्तों? एनसीआर तक पहुँच गए हैं, और ये बढ़ेंगे संख्या में। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ये चक्रवाती तूफान बढ़ेंगे। ये नॉट चक्रवाती तूफान, ये धूल के तूफान, माय मिस्टेक, सैंड साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, सैंड स्टॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम इन बवंडर की बात कर रहे हैं, इन हवाओं की बात कर रहे हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, धूल पार्टिकल्स को दिल्ली एनसीआर तक लेकर आ चुकी हैं। क्योंकि अरावली हिल्स जो था दोस्तों, ये काम करता था प्राकृतिक ग्रीन वॉल के रूप में, प्राकृतिक हरित दीवार के रूप में, जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, इसका इरोजन हो गया है, इसका अरावली पर्वत का प्राकृतिक रूप से इरोजन भी हो रहा है, दो राय नहीं है। तो वो भी एक बड़ा कारण है इसका, कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग तो है ही है, साथ ही साथ इसका इरोजन होना, अपर्दन होना भी एक बड़ा कारण है। पर्वत है, पुराना पर्वत हो चुका है अरावली, नीचे खत्म हो रहा है धीरे धीरे अपने आप में सर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कहे गए इन्होंने द्वारा। इनका मानना है कि आबादी शिफ्ट हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है, नए नए शहर बन रहे हैं, शहर की मांग बढ़ती है, शहरों की मांग बढ़ती है तो लैंड पैटर्न चेंज होता है। जो खेत थे, कल तक खेत को छोड़ दिया मजदूर ने, किसान ने, वो शहर में चला गया मजदूरी करने, तो खेत में क्या होगा? जब खेती होती है तो चलो वो डेजर्ट बनने से रुका रहता है, और जब खेती होना रुक जाती है, 1-2 साल खेती नहीं करेंगे, वहाँ क्या होगा दोस्तों? धीरे धीरे वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हो पाएगी बात, समझ आए दोस्तों यहाँ पर बात कि माइग्रेशन कैसे इंपैक्ट करता है? माइग्रेशन से खेती होना रुक जाती है, वाटर बॉडी का यूज होना रुक जाता है, और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती है अर्बनाइजेशन की। ठीक है सर, अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं आपके साथ। ठीक है, अब ये स्टडी क्यों की गई? ये स्टडी इसलिए की गई दोस्तों यहाँ पर, असेसमेंट ऑफ द एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज। जी हाँ दोस्तों, यूएनसीसीडी कन्वेंशन आपने सुना होगा कभी, 1992 में, 1992 में साइन हुआ था दोस्तों। रियो डी जेनेरियो के 3 प्रोडक्ट में से एक था दोस्तों ये। रियो समिट के 3 प्रोडक्ट आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कई बार, UNFCCC, CBD और UNCCD, 3 इसके उत्पाद थे, 3 प्रोडक्ट थे दोस्तों। क्लाइमेट चेंज का, बायोडाइवर्सिटी का, और लैंड डिग्रेडेशन का, कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन को रोकने का। तो इसके फ्रेमवर्क के तहत स्टडी कराई जा रही है दोस्तों। दुनिया भर में स्टडी हो रही है इस प्रकार की कि रेगिस्तान कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, डेजर्ट कैसे कैसे बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि थार
दुनिया का 9th लार्जेस्ट डेजर्ट दोस्तों, दुनिया का 9वां सबसे गर्म मरुस्थल है ये, एरिया वाइज 9वां, और गर्म तो है ये, कोल्ड डेजर्ट अलग चीज़ होती है। तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है इन द कंटेस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट ये। तो निश्चित तौर पर इसमें जानना ज़रूरी है कि कैसे विस्तार कर रहा है। ठीक है सर, ये तो बात हुई थार की आपके साथ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, बताए पॉइंट्स बताए मैं दोस्तों आपको। यहाँ पर सुन लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर ग्राफिक्स में आपकी स्क्रीन पर। तो डेजर्ट बढ़ रहा है, 4 जिले राजस्थान के तो हैं ही, वहाँ मिलता ही डेजर्ट आपको सर। अब ये लगातार बढ़ रहा है, माइग्रेशन ऑफ पीपल, अनसाइंटिफिक प्लांटेशन, रेनफॉल पैटर्न्स एंड जो 4 कारण दिए गए हैं स्टडी में, वो चारों कारण मैं मार्क कर दिए थे आपके लिए। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यही आया चारों आज। तो चारों पॉइंट मार्क कर दिए मैंने आपके लिए, लिख दिया चारों पॉइंट। इसके अलावा और पॉइंट जोड़ दिए मैंने आपके लिए, लेकिन रिपोर्ट में 4 पॉइंट उल्लेख किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में पीएम पार्टिकल बढ़ रहे हैं सर, बताया दोस्तों मैंने आपको। डेटा के मुताबिक 5% जो 4 जिले हैं ना, ये 4 जिले, इनका 5% तो कंप्लीट डेजर्ट है और 21% क्रिटिकल है अपने आप में, जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो निश्चित तौर पर डेजर्ट बढ़ रहा है, डेजर्ट आगे बढ़ रहा है। ठीक है सर, अब आइए दोस्तों थोड़ा सा बात कर दें, 2 मिनट रुक के इस टॉपिक पर आपके साथ। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है, जो स्टडी कर रहे थे उनका मानना है कि सैंड ड्यून्स को बढ़ने से रोकने का कोई तरीका नहीं है, सिंस नो मैकेनिज्म इवॉल्व सो फार टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ सैंड ड्यून्स। रेत के टीले आगे बढ़ रहे हैं, इसका कोई विकल्प, इसका कोई तरीका, रोकने का तरीका नहीं है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन अरावली रेंज। जी हाँ, अरावली रेंज पर असर डालेगा और इकोटोनल एरिया जो है ये इससे नष्ट हो जाएगा। अभी इकोटोनल एरिया क्या होता है दोस्तों? संक्रामिका क्षेत्र या इकोटोनल एरिया सुना है कभी आप लोगों ने? इकोटोन तो सुना ही होगा, इकोटोनल ना सुना हो तो अभी इकोटोन सुना है दोस्तों? क्या होता है इकोटोन? ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र, संक्रामिका कहते हैं हिंदी में दोस्तों। एक इकोसिस्टम ये है, एक इकोसिस्टम ये है, ये जंगल है, ये झील है। तो यहाँ पर जो इलाका होगा जहाँ दोनों इकोसिस्टम मिलते हैं, 2 इकोसिस्टम की दोनों की स्पीसीज पाई जाती हैं, ये होता है इकोटोन। यानी 2 अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम का ट्रांजिशन पॉइंट कहलाता है दोस्तों इकोटोन। ठीक है ना, तो इकोटोन एरिया दोस्तों एक्टिंग एज अ ट्रांजिशन जोन। तो अरावली पर्वत क्या है अपने आप में? अरावली उसके आसपास का जो ग्रीन एरिया है, ये दोनों के बीच का एक इकोटोन है। इकोटोन में खत्म हो रहा है, इकोटोन नष्ट हो रहा है क्योंकि डेजर्ट आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो अरावली रेंज जो है खत्म हो रही है, ये ट्रांजिशन जोन बिटवीन द इकोलॉजिकल सिस्टम। जी हाँ, इकोटोन सिस्टम, जिसकी इकोटोन जो था, ये इकोटोनल एरिया था अपने आप में, ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 4 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ तो 50% डेजर्ट है ही है, 4% डेजर्ट और बढ़ गया, 5%, 21% डेजर्ट में कन्वर्ट और होने वाला है। यानी ऑलमोस्ट 3/4 जो है सर यहाँ पर 5% रेगिस्तान बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में, और 21% और बढ़ने वाला है। 50% तो ऑलरेडी है इनका, 4 और बढ़ गया है, 21 बढ़ने वाला है। यानी इन जिलों के 3/4 कंप्लीट डेजर्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई बात स्टडी की आपके साथ। यहाँ तक मुझे स्टडी क्लियर है, बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टडी तक बातें क्लियर हैं तो बताइए, फिर मैं कुछ और आपको यहाँ पर चीज़ जोड़ूंगा दोस्तों आपके लिए। ठीक है, आइए दोस्तों बात करें आपके साथ, और चीज़ जोड़ते हैं आपके लिए। सुनिए यहाँ पर, अभी रिसेंटली एटलस आया था, एक बात कर रहा हूँ दोस्तों जुलाई महीने की आपसे, जुलाई 2021 की। इसी साल इसरो ने दोस्तों, इसरो का नाम जानती हैं, हमें बताना मुझे नहीं है, एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस। ठीक है, पुरानी खबर है, काम की है, लेकिन डेजर्टिफिकेशन क्योंकि स्टडी तो अभी हुई है, लेकिन इसरो ने कुछ दिनों पहले एक एटलस जारी कर दिया था, इसका नाम था मरुस्थलीकरण और भूचरण एटलस, जिससे पता चलता है कि हाल के सालों में भूमि और मरुस्थलीकरण वृद्धि हुई है, लैंड डिग्रेड हो रही है और डेजर्ट बढ़ रहा है। फाइन सर, तो 2018-19 को यहाँ पर लिया, प्रोवाइड अ स्टेट वाइज एरिया। जी हाँ, कितना स्टेट पे कितना डेजर्ट है, इसका डेटा हमारे पास अब आ चुका है, और ये डेटा सबमिट किया दोस्तों हमने यूएन में जाकर। ठीक है, तो पिछले 15 सालों में डेजर्ट कैसे कैसे बढ़ा है, कैसे कम हुआ है किन इलाकों में, उसका पूरा खाका ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि डेजर्ट कितना कितना पहुंच रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। तो ये हमने तैयार किया दोस्तों, इसको तैयार किया इसरो ने यहाँ पर। ठीक है, तो डेजर्ट कहाँ पर है देश में, वो दिखा रहा है आपको मैप ये। तो डेजर्ट का विस्तार हुआ या कम हुआ है, उसकी चर्चा इसमें की गई है। तो लैंड डिग्रेडेशन स्टेटस मैप ऑफ इंडिया दोस्तों किसने जारी किया, पूछ सकता है आपसे कभी, तो याद रखिए तैयार किसने किया, इसको इसरो ने तैयार किया। 1 लाइन फैक्ट है, काम आएगा दोस्तों आपको, तैयार किया इसरो ने इसको। ठीक है, अच्छा अब आते थोड़ा सा और आगे बढ़ें सर, और चीज़ बताइए, कुछ काम की बातें हो तो। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, भारत सरकार ने रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए, 5 मिनट और दीजिए।
मज़ा आएगा इस लेक्चर को सुनने में और आपको भी यहाँ पर। पहला काम दोस्तों, पहला काम जैसा कि आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15, जी हाँ 15 क्या है सर? लैंड, ज़मीन, जंगल, जी हाँ इसकी बात होती है दोस्तों। तो यहाँ पर लैंड को ख़राब होने से बचाना एक शब्द आता है इसमें LDN 15.3 जो टारगेट है सब टारगेट इसका LDN करना है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ये बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना हमारा लक्ष्य है। भू क्षरण उदासीनता बोल लीजिए एक प्रकार से शब्द है यहाँ पर, भू क्षरण उदासीनता, यानी कि हमें जितनी ज़मीन खराब करें उतना नए रेगिस्तान को ज़मीन में या घास भूमि कन्वर्ट करें। यदि हम कहीं पेड़ काटते हैं, ज़मीन खराब करते हैं, तो उतनी ही रेगिस्तान या जहाँ जंगल नहीं थे वहाँ जंगल लगाकर नई ज़मीन बना ली जाए। लैंड डिग्रेडेशन ज़ीरो हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, यानी जो हो चुका वो हो चुका, अब नई ज़मीन डिग्रेड ना हो दोस्तों, ये उद्देश्य हमारा यहाँ पर। आइए चर्चा कर दूँ आपके साथ एक बार मैं इस पर। तो 15.3 कहता है दोस्तों LDN, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। SDG का लक्ष्य है। LDN क्या होता है? एक स्थिति है दोस्तों वेयर बाय द अमाउंट ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जितनी भूमि की मात्रा है, भूमि संसाधन है, नेसेसरी टू सपोर्ट इकोसिस्टम फंक्शन एंड सर्विस ऑफ फूड सिक्योरिटी रिमेन्स स्टेबल और इंक्रीज। जी हाँ, उद्देश्य क्या है? जो भूमि की मात्रा है, इतनी भूमि की मात्रा जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जो इकोसिस्टम को कार्य करने के लिए आवश्यक है, जो इकोसिस्टम से हम सेवाएं लेते हैं उसके लिए आवश्यक है। यानी अब 50 लोग हैं, उसके लिए ऑक्सीजन निकालते हैं 50 पेड़, तो 50 पेड़ जितनी ज़मीन पे लगे हैं वो ज़मीन की मात्रा कम ना हो, स्टेबल रहे और बढ़े। ये है LDN दोस्तों, ठीक है ना। तो LDN हमने, हमारा लक्ष्य है, तो भारत लगातार काम कर रहा है LDN पे दोस्तों। और हमने, ध्यान सुनिएगा दोस्तों काम की बात, UNCCD का अभी कोप हुआ था भारत में, याद होगा सितंबर 2019 में दोस्तों। इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सम्मेलन भारत में हुआ था, नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था, हुआ था नोएडा में, लेकिन जो बोलते हैं नई दिल्ली डिक्लेरेशन था दोस्तों, ये हुआ था 2019 में भारत के अंदर। और यहाँ पर हमने घोषित क्या किया था कि 2030 तक भारत 26 मिलियन हेक्टेयर जो खराब हो चुकी ज़मीन है, जो डिग्रेड हो चुकी है, जहाँ वनस्पति खत्म हो चुकी है, रेगिस्तान फैल चुका है, उसको दोबारा शामिल करेंगे, उसको दोबारा फॉरेस्टेशन करेंगे, वनीकरण करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ जिससे फ़ायदा क्या होगा, 2.5 से 3 अरब टन CO2 के बराबर पेड़ लगाए जा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का लक्ष्य भी है, पिछले 10 सालों में हमने 3 मिलियन हेक्टेयर को अचीव भी कर लिया। जी हाँ, 26 का टारगेट है, तो पिछले 10 सालों में हमने 3 मिलियन टन ज़मीन को, 3 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को हमने फॉरेस्ट लगाए हैं, जंगल लगाए हैं, दोबारा स्थापित किया है। ठीक है, जैसे कच्छ के रण की बात करें, बन्नी घास क्षेत्र है वहाँ का दोस्तों, जहाँ जंगली गधे मिलते हैं आपके, गुजरात के जंगली गधे याद है ना, वाइल्ड एस कहाँ मिलते हैं? गुजरात के, वही मिलते हैं। तो बन्नी क्षेत्र में, कच्छ के रण में है ये क्षेत्र, घास का क्षेत्र थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो रहा था, हमने इसको बचाने का प्रयास किया। तो इसको बचाने का प्रयास किया, ख़राब हो रहा था दोस्तों, बहुत ही कम बारिश होती है, तो लैंड रिस्टोरेशन किया गया दोस्तों, यहाँ पर घास भूमि दोबारा पैदा की गई, और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग LDN, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव कर सकें। क्या समझ आया दोस्तों? प्रयास नंबर 1 आपको, भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? तो LDN हमारा लक्ष्य है, जो कि SDG 15 के तहत आता है दोस्तों, जिसमें लैंड डिग्रेडेशन को रोकने का लक्ष्य है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बन्नी घास क्षेत्र की बात की हम लोगों ने दोस्तों। इसके अलावा LDN रोकने के लिए हमने टारगेट सेट किया 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030 तक हमको अचीव करना है दोस्तों, जिससे अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा, 2.5 से 3 अरब टन CO2 हम बचा सकेंगे, एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरी बात समझ आ रही हो तो बताते जाइएगा मुझे आप लोग, कहीं कोई बाधा ना हो आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूँ मैं पूरी बात समझ आई। अभी बहुत बचा है, चिंता मत करो, अभी ख़त्म नहीं हो रहा टॉपिक है, बहुत टॉपिक है अभी आपके लिए। और क्या कर रहे हैं सर, और क्या कर रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। हमने क्या किया है, हमने एक संस्थान तैयार किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRA दोस्तों। हेडक्वार्टर का है देहरादून में। मंत्रालय कौन सा है, एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। जी हाँ सर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, किस काम के लिए, लैंड डिग्रेडेशन मुद्दों से निपटने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2 फैक्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अधीन एक सेंटर ICFRI है, पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, कहाँ पर है, देहरादून में है। काम क्या है, लैंड डिग्रेडेशन पर दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र मैं कहूँगा आपसे, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर,
यूएनसीसी मेंबर हम लोग। यूएनसीसी 92 में रियो में आया था, साइन हुआ, कन्वेंशन में रेटिफाई किया गया, 94 से लागू हो गया दोस्तों। ये दिल्ली घोषणा पत्र 2019 में साइन किया दोस्तों। 14 कोप हुआ था नोएडा, बताया मैंने आपको, नोएडा नई दिल्ली के पास, तो नई दिल्ली घोषणा पत्र बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोन चैलेंज क्या है दोस्तों? बोन चैलेंज 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को रीस्टोर करना, 350 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को रीस्टोर करना है दुनिया की पूरे देशों को मिलकर। ये बोन चैलेंज है। बोन में हमारा हिस्सा क्या है? हमारा हिस्सा 26 का है दोस्तों। दुनिया का हिस्सा 350 का है, इसमें से 26 तो हम ही करने वाले हैं जनाब। हम बहुत जिम्मेदार राष्ट्र हैं। और ग्रेट ग्रीन वॉल तैयार कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? बता दूं मैं आपको, ग्रेट ग्रीन वॉल कॉन्सेप्ट क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है GEF, वैश्विक पर्यावरण सुविधा दोस्तों, इस्टेब्लिश इन 1991, स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। GEF जो है फंडिंग देती है दुनिया भर के देशों को दोस्तों एनवायरनमेंट कामों के लिए। उसने क्या किया है? 11 देशों के साथ मिलकर, कहाँ के 11 देश? अफ्रीकी महाद्वीप के 11 देश दोस्तों मिलकर हमने क्या किया है? एक ग्रीन वॉल तैयार कर रहे हैं। सहारा रेगिस्तान ना बढ़े ऊपर और नीचे। जी हाँ दोस्तों, सहारा रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए एक ग्रीन वॉल तैयार करेंगे, पेड़ों की एक श्रृंखला, जंगलों की श्रृंखला तैयार करेंगे GEF 11 देशों के साथ मिलकर। तो बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों दुनिया में डेजर्ट को रोकने के लिए, काम का रहेगा आपके लिए। भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है दोस्तों। 2001 में ही हम एक कार्य योजना ला चुके हैं, किसके लिए? डेजर्ट को बढ़ने से रोकने के लिए। जी हाँ, डेजर्ट को बढ़ने से रोकने के लिए 2001 में ही हम एक राष्ट्रीय कार्य योजना ला चुके हैं। इसके अलावा वाटरशेड मैनेजमेंट, अफॉरेस्टेशन, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया मिशन, मनरेगा, रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करें आप, या फिर ग्रास लैंड को बढ़ाने की बात करें, या फिर आप सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, सबका उद्देश्य क्या है सर? सबका उद्देश्य दोस्तों, देश में लैंड खराब ना हो, भूमि खराब ना हो, सॉइल की क्वालिटी बनी रहे, सॉइल में मॉइस्चर बना रहे, जहाँ पर पुराने बावड़ी हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, उनका रिस्टोर कर सकें। कहीं ना कहीं हम लोग पानी को, जंगलों को दोबारा स्थापित कर सकें। और आप जानते हैं इसका अल्टीमेट क्या है? सारे प्रोग्राम की स्कीम है दोस्तों। क्या जोड़ पा रहे हैं इसको हम सब लोग यहाँ पर? ये है दोस्तों टॉपिक आपके नाम। दैट्स इट। हो पाएगा दोस्तों टॉपिक पूरा? ये क्या क्या पढ़ा आपने? एक बार क्विकली इंडेक्सिंग करने क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने दोस्तों? मैंने चालू किया था स्टडी से, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, रीज़न दिए मैंने दोस्तों, कारण बताया आपको, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा बताया आपको मैंने, ठीक है। स्टडी किसने की, कौन है स्टडी करने वाला, ये बताया, और क्यों स्टडी की? क्योंकि UNCCD इसने फ्रेमवर्क के तहत स्टडी की गई। इसके अलावा ऐसी स्टडी इसरो ने भी की है दोस्तों, उसने एटलस जारी किया, बताया मैंने आपको एक फैक्ट यहाँ पर, काम का है आपके लिए। ये बात तो स्टडी संबंधित दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा स्टडी का आउटपुट क्या आया? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली में इम्पैक्ट में आ गया, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अरावली ख़त्म हो रहे हैं, डेजर्ट बढ़ेगा, ये सब ब्ला ब्ला सब बात कर दिया आपने। इसके अलावा भारत सरकार, गवर्नमेंट के एक्शंस क्या हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं डेजर्ट को रोकने के लिए? सो वी हैव दिल्ली डिक्लेरेशन जाना दोस्तों आपके साथ। हमने यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान फॉरेस्टेशन 2001 में आया था दोस्तों। भारत सरकार के 8-10 प्रयासों की लिस्ट आपने देख ली पीछे, सारे प्रयास कर रहे हैं मिट्टी को बचाने के लिए। भारत ने साइन किया है 15/3 का दोस्तों, साइन किया है 15/3 हम लोगों ने SDG, जिसमें LD लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात की गई, LDN की बात की गई है। और ग्लोबल स्केल पर देखा जाए तो ग्लोबल स्केल पर दोस्तों क्या हो रहा है? ग्लोबल स्केल पर 2-3 काम कर रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। एक काम कर रहे हैं ग्लोबल स्केल पर, ग्रीन वॉल बना रहे हैं दोस्तों हम लोग, या फिर बोन चैलेंज है हमारे पास, या फिर UNCCD है काम करने के लिए। इसका कोप 14 अब तक हो चुका है। ये सब कुछ पढ़ा दोस्तों हमने इस लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूँ पूरा लेक्चर आपके लिए तैयार हो, यहाँ तक टॉपिक तैयार हो गया होगा।